मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विकास छेत्री है और जैसे कि आज ICM में हम खड़े हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट देहरादून। यहाँ पर आज संदीप गुप्ता सर आए थे जो DDA के डायरेक्टर हैं और उन्होंने आज बहुत अच्छा मोटिवेशन लेक्चर दिया यहाँ पर, जिससे कि लोगों को ये पता लगा कि नेक्स्ट आने वाले कल में आपको क्या करना है। तो इससे काफ़ी लोग प्रेरित हुए उन्होंने और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन था। उन्होंने अपने नेवी लाइफ के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि जब नेवी से वो रिटायर हुए उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। Good morning everyone present here, respected director sir, deputy director sir, esteemed faculty members, media participants. It is my privilege and honor to introduce our esteemed speaker for today's session, Mr. Sandeep Gupta, an ex-Indian Navy submariner and the founder and director of Doon Defence Academy, Dehradun. Mr. Gupta joined the Indian Navy in July 1999 and proudly served the nation for 15 years as a submariner. After his retirement in 2005, he dedicated himself to a new mission, preparing the next generation of young Indians to serve the country through the armed forces. Under his visionary leadership, Doon Defence Academy has grown into one of India's leading defence coaching institutions with more than 15,000 successful selections into the Indian Armed Forces and Merchant Navy. The Academy not only provides world-class training but also promotes discipline, leadership and national values by generating employment for over 150 professionals, including more than 50 ex-defense personnel. His outstanding contribution have earned him numerous prestigious honors, including the Edu Pioneer Excellence Award 2026, Global Leadership Award 2025, World Icon Award 2025, Dainik Jagran Pratibha Samman 2025, Dev Bhumi Excellence Award 2025, Times Power Brand Award 2025, Uttarakhand Ratna Shri Award, Uttarakhand Devotion Award, Teacher of the Year Award, Asian Education Award, CSR Award of Excellence, Jagran Excellence Award, Himalayan Education Excellence Award, and several more. He was invited as a guest of honor for the Agniveer Passing Out Parade at the INS Janka in 2021. Respected persons present here, please join me in extending a very warm welcome to a true patriot and inspiring mentor. Good morning to all of you. Before handing this mic to respected संदीप सर, तो एक कॉमन फ्रेंड ने हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया। तो जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, सर से मैंने रिक्वेस्ट की और सर ने मतलब आउट ऑफ द वे जाकर के हम लोगों को वेलकम किया। सबसे पहले जो शख्सियत हमारे नेक्स्ट टू संदीप सर बैठे हुए हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं और उन्होंने कहा दून डिफेंस अकेडमी में तो हमारी लड़की ने रिफ्रेशर कोर्स किया हुआ है। जब मैं बाद में जब उपमा जी ने और अतुल जी ने यहाँ पे इवेंट कराया था और जब नेक्स्ट डे जब मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया और जब इनके कमरे में मैं 10 मिनट के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि इनकी स्टूडेंट की जो लेफ्टिनेंट फर्स्ट ने मैं भूल रहा हूँ दोभाल मैडम थी, वो आई हुई थी। सर ने अपने प्रिंसिपल से कहा कि थोड़ी देर डायरेक्टर साहब को हमारे जब मैंने इनके कमरे को देखा, वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया में सर के ऊपर आर्टिकल, अमर उजाला में सर के ऊपर आर्टिकल, हिंदुस्तान पेपर में सर के ऊपर आर्टिकल। सर की फोटो देखिए, जो स्लाइड फ्लो चल रहा है कर्सी टू डॉक्टर सटेल, उसमें सर की फोटो जो है मुख्यमंत्री जी के साथ, धामी जी के साथ, गवर्नर साहब के साथ, सर की फोटो आपके जो नितिन गडकरी जी हैं उनके साथ। आई वाज सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सर एंड आवर कॉमन फ्रेंड who introduced me with sir। और सर की शख्सियत के बारे में राइट स्लो आपका सामने चल रहा है और बाकी सब कुछ हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर अनुपमा जी बोल चुकी हैं। एक वर्ड में बोल रहा हूँ, नाम ही काफी है। संदीप गुप्ता एंड डून डिफेंस एकेडमी, बस नाम ही काफी। I am giving this mic to Mr. Sandeep Gupta sir. The stage is all yours sir, please. Good morning everybody. मैं कोई नेता नहीं हूँ। एक्चुअली इतनी सारी तारीफ उन्होंने कर दी, बड़ा अजीब सा लग रहा है आगे क्या बोलूं। मैं आज आपके सामने जो मुझे पता चला, क्योंकि ये जो कोर्स आप कर रहे हैं एक टाइम पे मैंने भी किया था। मैंने इंडियन नेवी एज मैम टोल्ड 2 जुलाई 1990 को ज्वाइन करी थी। मेरे बारे में तो आपको पता चली गया मैं कौन हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। और अभी हाल ही में
36 ईयर कंप्लीट हुए। आज 8 जुलाई है और 2 जुलाई को 36 ईयर कंप्लीट हुए मुझे इंडियन नेवी ज्वाइन करे हुए, और आने वाली 31 जुलाई को 22 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे अपनी यूनिफॉर्म को हैंग किए हुए भी। 22 साल हो जाएंगे मुझे। आप में से नेवी वाले कितने हैं यहाँ पे? है कोई? 2? तो आप 2 नहीं है, आप 3 हैं। एयरफोर्स वाले कितने हैं? एयरफोर्स, और बाकी सभी आर्मी। मैं आज जो भी बात करूंगा आपके साथ सीधे दिल से करूंगा, और जो एक्सपीरियंस 22 सालों का मुझे रिटायरमेंट के बाद है इस सिविल लाइफ का, जिसमें आप एंटर करने वाले अगेन, उसके बारे में बात करूंगा। और कुछ जो अनुभव है, हो सकता है उससे आपको आने वाले टाइम पे बेनिफिट हो, उसके बारे में बात करूंगा। क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप पूछे और मैं उसका कुछ आपको रिप्लाई कर पाऊं। देखिए, हम सब एक ही बिरादरी के हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे जब हमने इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन किया तो कोई नहीं चाहता था कि वो एज ए जेसीओ, एज ए टेलर, एज ए एयरमैन या एज ए जीडी या आर्मी क्लर्क व्हाटएवर इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करे। आज भी कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि एज ए ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करे, सब चाहते हैं। लेकिन सबकी फैमिली की जो परिस्थितियां हैं, जो बैकग्राउंड है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, एक जैसे नहीं होती। किसी को बहुत जल्दी अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का लेना पड़ता है। कोई उस टाइम पे पढ़ने में उतना सीरियस नहीं होता जब उस कंपटीशन को हम प्रिपेयर करते हैं। कुछ फैमिली के सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं, कुछ नॉलेज की भी कमी रहती है। आज तो खैर वो जमाना चेंज हो गया, आज तो आई डोंट थिंक सो कि नॉलेज की कमी है। बट जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की थी, मेरे ख्याल से आप में से तो कई सारे ऐसे होंगे कि जब मैं रिटायर हुआ तो तब आपने शायद ज्वाइन की होगी या ज्वाइन करने वाले होंगे। 2005 से पहले, 2005 के बाद किसी ने ज्वाइन किया? उससे पहले सारे लगभग आसपास के होंगे, और हो सकता कुछ पहले के भी हों। बट 36 साल पहले का है कोई इसमें जो 36 साल पहले ज्वाइन कर चुका था आर्मी या आर्मी नेवी एयरफोर्स? 36 साल पहले, 89। तो आप मेरे से 1 साल सीनियर हैं, तो पहले तो सैल्यूट आपको। सीनियर तो सीनियर ही है, राइट। बट इस पूरी सभागार में ओनली एक पर्सन है जो आर्मी मेरे से पहले ज्वाइन किया, उसके बाद सभी ने ज्वाइन की। तो अनुभव जो है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो मैं बात कर रहा था हम एक ही बिरादरी के हैं और किस वजह से हम इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन किया, आप सबको मालूम है। बट शुरू में तो लगता था, आपको भी लगा होगा कि कहां फंस गए, जो सोचा था वैसा नहीं है। सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन करना कुछ और पड़ रहा है, सोच के कुछ और आए थे। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, हम उन परिस्थितियों में ढलते चले गए, और हमने फिर एक पॉइंट के बाद इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि यही रियलिटी है, अब यहीं से आगे बढ़ना है। आपके बैचमेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज कमीशन ऑफिसर होंगे। मेरे बैचमेट में भी बहुत सारे ऑफिसर है जो कमीशन ऑफिसर है, इवन कैप्टन तक है। मौका सभी को मिला, लेकिन जिसने उस टाइम पे उसको सीरियसली लिया, अपने आप को और इक्विप करने का सोचा, अपने आप को और आगे बढ़ाने का सोचा, तो उसने उस रास्ते को पकड़ा। और कुछ लोग उलझ के रह गए और चलते चले गए, और आज वो टाइम आ गया है जब आप लोग भी अपनी यूनिफॉर्म को हैंग करेंगे और आप एक सिविल लाइफ में आएंगे। जुलाई का महीना है, तो मुझे भी अच्छे से याद है 22 साल पहले सेम इसी मंथ में मैं भी पीआरसी कोर्स में था, प्री रिलीज कोर्स, जो डिफेंस अपॉर्चुनिटी देता है कि सेकंड लाइफ में अगर आप प्रवेश करें तो कुछ वेल इक्विप्ड होके जाएं। वो एक इंडियन आर्म फोर्सेज मौका देता है, और जनरली हम इस कोर्स को लेते हैं पेड लीव की तरह। हम इस कोर्स के लिए उतने सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमें तो पहले ही बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इतने साल हम आर्मी नेवी और फोर्स में रहे, तो हम वेल एक्सपीरियंस है, तो कोई जरूरत खास नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो ये तो एक छोटा सा कोर्स है, होगा, चला जाएगा। लाइफ में अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, सबके बहुत सारे प्लान्स होंगे। कोई एक्स सर्विसमैन कोटे पे कोई जॉब की प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा बैंक में या कहीं और, कोई बिजनेस का सोच रहा होगा, कोई और कुछ सोच रहा होगा। ऐसा आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा होगा कि जिसने ये सोचा होगा कि बस हो गया, अब महीने का किसी एक दिन का वेट करे और कैंटीन जाए और अपना कार्ड लेकर और 4, 6, 8 जो भी बॉटल्स हैं तो जो मिल सकती है, जो भी एलिजिबल है वो लेके आए और बस शाम अच्छे से गुजारे। 22 साल के अनुभव से, और मेरा अनुभव ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अनुभव है, जो हम बैचमेट है, बहुत सारे लोग, या तो मेरे यहाँ खुद सर्विसमैन इंक्लूडिंग ऑफिसर मिला के 45 से ज्यादा मेरे यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका अनुभव है। एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जब आपका रिटायरमेंट डे हो, जब आप अपनी यूनिफॉर्म टांगे, तो ये मत सोचना कि आप रिटायर हो गए। आपने जरूर अपनी यूनिफॉर्म को टांगा है, आप अगले दिन से यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, लेकिन मेंटली आपको ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि आप रिटायर हो गए। नहीं तो अगले दिन से ही एक ना मेंटल ब्लॉक आना शुरू हो जाएगा, और बिलीव मी विद इन 1 वीक ये स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आप अपनी जो आज की स्थिति है, जैसे आप रिटायर होंगे, धीरे धीरे उसमें आप एडजस्ट होने लगेंगे, सेटल होने लगेंगे। फिर वो जो अभी आप जो सोच रहे हैं आपके माइंड में कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो धीरे धीरे डिम पड़ता चला। सबके साथ होता है ऐसे। फिर क्या होगा, 6 महीने बीते, साल बीता, फिर वो जो जोश जो आज आप में है वो धीरे धीरे चला जाएगा, मोटिवेशन धीरे धीरे चला जाएगा। आप अपनी पारिवारिक स्थितियों में फ्रेंड्स के साथ या जो भी उसमें इतने उलझ जाओगे कि लगेगा कि यार जो है बहुत है, पेंशन तो आ रही है, कैंटीन के कार्ड हैं, ईसीएसएस का कार्ड होके आपके पास होगा,
जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो रही है, तो वो आप सोचने लग जाओगे। तो बिलीव मी, लाइफ उसके बाद जितनी आज आर्मी में आपकी टफ है उससे ज्यादा टफ हो जाएगी। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि अपने आप को, हमारा एक्सपीरियंस तो है, वो हमारे हर जगह काम आएगा। जो भी आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में रहे हैं, जो भी आपके ब्रांच थी, जो भी आपके ट्रेड था, उसका एक्सपीरियंस तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो आपकी जिंदगी में आपको हर जगह काम आएगा। लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि जब आपने डिफेंस ज्वाइन किया था तो दुनिया कुछ और थी, आज कुछ और है। आप भी देखते होंगे चेंजेस बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो अपने आप को वेल इक्विप्ड करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ जो आपको बाहर की दुनिया में, अगर आपको कंपटीशन में रहना है, और कंपटीशन में रहना ही पड़ेगा आपको अगर आपको अच्छे से अपनी लाइफ निकालनी है। आप कुछ ऐसे कोर्सेज करो जो आज के समय की डिमांड है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। इसका ये नहीं मतलब कि आपको जॉब करना है, या उसके लिए आपका पास जो भी टाइम है उसको इस चीज में डेवलप करो। और आज की सिचुएशन के हिसाब से, जैसे बोलते हैं एआई का जमाना है, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप भी उसमें एड्रेस के अकॉर्डिंगली उसमें आप अभी से अपना आपको ढालना शुरू कर दो। वो कहीं ना कहीं किसी भी जॉब में, अगर या अपना कोई खुद का बिजनेस भी करो या कोई कहीं भी आप जॉब करो, उसमें आपको 100% काम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। हम लोग क्या होता है कि जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो सिविल लाइफ से, सिविल लोगों से, सिविलियन से हम थोड़ा सा गैप हो जाता है। हमारी थिंकिंग और सिविलियन की थिंकिंग या सिविल लाइफ की या इस दुनिया की थिंकिंग में थोड़ा सा गैप आ जाता है। हम इनके अकॉर्डिंगली जल्दी से तैयार नहीं हो पाते, ये हमारे अकॉर्डिंगली जल्दी से तैयार नहीं हो पाते। कई बार आपने सुना भी होगा कि बड़ा अक्षर फौजी है, और आपको भी कई बार लगता होगा कि क्या यार, ये इनके सिविलियन में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो ये हमारी अपनी पर्सनल लाइफ जो इतने साल हमने गुजारी एक संस्था में, उसका असर है, और सिविलियन का तो अपना एक जो उन्होंने उस लाइफ को देखा उसका असर है। इस गैप को, इस ब्रिज, इसको गैप को भरना बहुत जरूरी है अगर आप साथ चलना है, क्योंकि आप तो अल्टीमेटली साथ चलना है, अलग अलग नहीं चलना है। आपकी एक जॉब हो जो थी वो हो गई, अब आपको साथ चलना है। एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट वो सब आपको मालूम है, उसको बताने का कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि आउटसाइड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे शिपिंग सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, लेकिन उसमें आज के समय के अनुसार आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं रिटायरमेंट का टाइम आया था, जैसे आप लोग आज हैं, मेरे पास और सभी के पास ऑप्शन रहता है कि मिनिमम 15 साल की पेंशन की जॉब चाहिए उस टाइम पे। तो दुविधा रहती है कि 1-2 साल जब बचते हैं कि क्या कंटिन्यू हम सर्विस करें या रिटायरमेंट लेके गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करें, या जैसे हम नेवी वाले तो जनरली शिपिंग में चले जाते हैं, 99% शिप में चले जाएं, या कोई अपना बिजनेस करें। जब मैं रिटायर हुआ था 31 जुलाई 2005 को, उससे पहले बहुत कश्मकश चल रही थी, करेंगे क्या करें, क्योंकि मैं सबमरीन में था। सबमरीन आर्म इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, नेवी वालों को शायद मालूम होगा, उससे टफ जॉब पूरे वर्ल्ड में नहीं है। तो मैं 15 ईयर उसमें रहा हूं। आगे का सर्विस करने का मैं नहीं सोच रहा था, क्योंकि अब अपने आप को हमने अपनी कंट्री के लिए किया, काफी कुछ किया, अपने आप को, अपनी फैमिली को और आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका था। देखिए, कोई बोलता है कि जो भी सब करते हैं सिर्फ देश के लिए करता है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने सिर्फ सर्विस देश के लिए की है, तो ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। कोई ये कहता है कि मैं देश की सेवा के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहता हूँ, सिर्फ ये मकसद है, ऐसा भी नहीं। मेन मकसद होता है सबसे पहले अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, कि अपने पैरों पे खड़े हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। बट जब आप धीरे धीरे उस संस्था में टाइम गुजारने लगते तो वो जज्बा ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसकी बात हम करें देशभक्ति की, वो आप ऑटोमेटिक आ जाता है। तो मुझे लगा 15 ईयर इज क्वाइट गुड पीरियड, जो अपनी कंट्री को मैंने सर्व किया। कारगिल वॉर में भी हम लोग, हमारी नेवी ने पार्टिसिपेट, हम ऑफ कराची थे, फुल फ्लैश वार नहीं, अदरवाइज आई वाज एट सी अंडर 3 मीटर डाउन, समुद्र के अंदर थे, अपने सबमरीन के साथ रेडी थे, और वी वर वेटिंग फॉर दी ऑर्डर। अगर फुल फ्लैश वार हो तो कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम रेडी थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली नेवी को वो मौका नहीं मिला, आर्मी एयरफोर्स ने उसमें काम किया। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, बिलीव मी, आपको भी कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि अपने बारे में कुछ सोचे, आप सिर्फ अपने देश के ही सोचते हैं। लेकिन जब ये चीजें निमटती है, चलती हैं आगे, तो फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, जो कि बिल्कुल जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं। मैंने ये सोचा कि मुझे जॉब नहीं करनी है सेकंड, मुझे किसी के अंडर अब काम नहीं करना है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस रहे होते हैं, किसी के कमांडिंग ऑफिसर, डिवीजन ऑफिसर, अलग अलग अपने अपने एक्सपीरियंस रहे होते हैं। उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इमीडिएट जो आपका कमांडिंग ऑफिसर है या जो आपका सीनियर है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप रिटायरमेंट लेने वाले होते हैं, अगर कोई इस तरह का मिल जाए तो आपके इरादे को और मजबूत कर देता है। वो होता है ना सर, तो ये होता है। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, और मैं तो आज की डेट में फॉर्चुनेटली अपने आपको लकी समझूंगा कि मुझे उस टाइम पे ऐसा कमांडिंग ऑफिसर मिला जिसने मेरे इरादे को और मजबूत किया, और आज भी मैं उसको थैंक्स कहता हूँ। उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन आज मैं उसको थैंक्स कहता हूँ कि उसके उस बिहेवियर की वजह से मैंने अपनी यूनिफॉर्म को हैंग करने का जो इरादा था उसको और मजबूत किया। तो बात चल रही थी कि अब क्या करें,
जैसे आपके दिमाग में अब बातें चल रही होगी, अब क्या करें। मेरी वाइफ एक्चुअली, मैं देहरादून से ही हूँ, बॉर्न एंड बॉटम इन देहरादून ओनली। मेरी वाइफ, मैं गुप्ता हूँ, मेरी वाइफ गढ़वाली है, असवाल, और वो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाती थी, आरएमसी, आपने सबने सुना ही होगा, बिफोर आवर मैरिज। तो उसका एजुकेशन का एक एक्सपीरियंस था उसको। ऑल्दो 2000 में हमारी शादी हुई तो मेरी पोस्टिंग उस टाइम विशाखापट्टनम में थी, तो उसको आरएमसी की जॉब छोड़नी पड़ी मेरे साथ वैजाग जाने के लिए। तो एक एक्सपीरियंस था उसको एजुकेशन का, वो हमने कंसिडर किया। दूसरा ये कि किसी की जॉब नहीं करनी है, ये कंसिडर किया। थर्ड, मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करनी है। हमारे लिए सबसे इजी ऑप्शन होता है नेवी वालों के लिए कि मर्चेंट नेवी का आप ज्वाइन कर सकते हैं, कि वो ज्वाइन करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि फिर अगेन आपको सेलिंग में जाना है, महीनों महीनों अपने फैमिली से दूर रहना है, टफ लाइफ है, वो भी पैसा अच्छा है लेकिन टफ लाइफ है, वो भी नहीं करना है। मैंने ये सोचा था मुझे ऐसा करना है कि जो उस टाइम पे, मैं बात करूं 2005 की, आसपास ना हो, नया कॉन्सेप्ट हो। ये आपको मैं एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, समाज में जिसकी जरूरत हो, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट मैंने सोचा, तो इस तरह का कुछ करूं। तो मैंने, मेरी वाइफ ने और हम लोगों की दो लोगों की टीम थी। 2004 में हमने ये डिसीजन लिया कि हम एजुकेशन में आएंगे। जो इंफॉर्मेशन या जो जानकारी की कमी हमारे टाइम पे हमको थी, नहीं थी, मतलब मिली नहीं, हम कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस से आने वाली जनरेशन को मोटिवेट करेंगे, उनको जानकारियां देंगे, उनको इंफॉर्मेशन देंगे किस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेज या मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की तो मुझे मर्चेंट नेवी का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्या होता है। नहीं तो मैं शायद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करता, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा था, सिंपल। लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। 31 जुलाई 2005 को मैंने वीआरएस लिया, इंडियन नेवी को छोड़ अपनी यूनिफॉर्म हैंग की, और 15 अगस्त, सेम 15 दिन के अंदर 15 अगस्त 2005 को मैंने एक छोटे से ऑफिस से, एक छोटे से क्लासरूम से, सुभाष रोड पे सचिवालय के पास एक लॉर्ड वेंकटेश्वर वेनिंग पॉइंट है, वहां पे मैंने एक किराए पे जगह लेके अपनी ये संस्था की स्थापना की। तो मेरी संस्था का जन्म 15 अगस्त 2005 को हुआ। और फिर उसके बाद, और उस टाइम पे मुझे जो पैसे मिले थे, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद के टाइम पे जो पैसे मिलने थे, आपको भी मिलेंगे, अभी आपने भी सोच रखा होगा क्या क्या करना है। 4-4.5 लाख रुपए मुझे पैसे, पूरे जो टोटल मेरी सेविंग थी, जो उस टाइम पे इंडियन नेवी ने मुझे दी, बिलीव मी, 4-4.5 लाख रुपए मुझे टोटल मिले थे। वो मेरी जमा पूंजी थी। उसके अलावा APFF जो आप बोलते हैं, जो हम कटाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि छोटा लड़का था, फैमिली थी, तो खर्चे बहुत होते हैं उस टाइम पे। सैलरीज भी आपको मालूम है, बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं होती थी। सबमरीन भी मैंने इसलिए ज्वाइन की कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस है। जब मैंने सबमरीन ज्वाइन की तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 900 रुपए पर मंथ उससे एक्स्ट्रा मिलते थे। 93 में जब मैंने सबमरीन ज्वाइन की, उस 900 रुपीज के लिए मैंने वर्ल्ड का टफेस्ट जॉब एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो 900 भी बहुत थे उस टाइम। फिर धीरे धीरे ये बढ़े। तो मैं कहने का मतलब ये कि 4-4.5 लाख रुपए लेके मैं बाहर आया, सपने के साथ, एक उम्मीद के साथ, और एक अपने जो मेरा कॉन्सेप्ट है उस पर यकीन रखते हुए। इस कॉन्सेप्ट से मैं सिविल लाइफ में आऊंगा और यंगस्टर्स को मोटिवेट करूंगा, उनको कोच करूंगा, उनको गाइड करूंगा इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो उस तरह से DDA की स्थापना हुई 15 अगस्त 2005 को। मेरी टीम में, आज तो मेरी टीम में करीब 150 लोग हैं। उस टाइम पे मेरी टीम में 3 लोग थे, मैं, मेरी वाइफ और एक नीरज खुराना करके है, जो आज भी मेरे साथ काम कर रहा है। सिर्फ हम 3 लोग थे। हम ही टीचर थे, हम ही टाइपिस्ट थे, हम ही पियोन थे, हम ही पर्चे बांटने वाले थे, हम ही सफाई करने वाले थे। पूरे 3 लोगों की टीम थी। अब बिलीव मी, होता ही है, एकदम से कोई आप चीज स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा अगले दिन से ही वो सक्सेस उसको मिल जाए। इट विल टेक टाइम। यस, कॉन्सेप्ट आपका दमदार होना चाहिए, बट ये तो हमें भी पता था कि इसमें टाइम लगेगा। तो शुरू के 1.5-2 साल बीत गए ऐसे मेहनत करते हुए, बहुत कम बच्चे आए, और लगा एक बार को कि पंगा ले लिया है। और ऑप्शन कुछ दूसरा था भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे पैसे लग चुके थे। जो भी था वो 4-4.5 लाख रुपए थे, वो लगा दिए थे हमने। तो बड़ा रिस्क था, लेकिन वही है, आप भी उस सिचुएशन पे हैं। रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो शायद उस मुकाम तक ना पहुंच पाए जो आप सोच रहे हैं। तो रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन सेंस मिले, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो कॉन्सेप्ट मेरा, मुझे लगता था ठीक था, और मुझे लगता था सून और लेटर ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। हमने स्टार्ट किया, और जैसे मैंने आपको बताया, पूरा पैसा लगा दो। एक टाइम लगा कि लग गई, अब तो हो गया काम। फिर पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट पे यकीन था, धीरे धीरे बच्चे आने लगे, धीरे धीरे बैचेस बनने लगे। और जो वो लोग उस टाइम पे जो कह रहे थे ये क्या डिसीजन है, एक टाइम पे ये कहने लगे क्या डिसीजन है। तो परसेप्शन चेंज हुआ। और परसेप्शन तभी चेंज होता है किसी का, जब आप कुछ साबित करके दिखाओ। तब दुनिया
बिलीव मी, चाहे आपके घर वाले क्यों ना हो, बहुत क्लोज भी कोई क्यों ना हो, चढ़ते सूरज को ही सलाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपकी पूछ है, आपको पूछेंगे लोग। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है, नोबडी विल आस्क यू, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो धीरे धीरे सफर चलता रहा और उस किराए के एक छोटे से रूम से, एक छोटे से ऑफिस से जो सफर शुरू हुआ, और आज मेरे पास मेरे सहजदारा रोड पे खुद का बहुत बड़े 2 कैंपस हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे पास। तो आज मेरे पास उस डिसीजन जो मैंने उस टाइम पे लिया था, जो रिस्क था लेकिन शायद राइट डायरेक्शन में था, उसका फ्रूट है। मेरे पास खुद के बहुत बड़े बड़े 2 कैंपस हैं। हम लोग भी, जो हमारी बिरादरी है, बिरादरी से हम फौज में 2 कैटेगरी में रहते हैं, एक नॉन कमीशन, एक कमीशन। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारी दोनों की अपनी अपनी बिरादरी है, चाहे वो ऑफिसर में हो चाहे हमारे इसमें हो। तो इस बिरादरी में जिसमें हम हैं और जिसमें से आप बाहर निकलने वाले हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, किसी से भी कम नहीं है। अगर आपको भी राइट टाइम पे मौका मिला होता तो आज आप भी कर्नल और ब्रिगेड तक के होते, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे इसमें, लेकिन वही है, सर्कमस्टेंसेस की बात है। तो कोई नहीं, जो बीत गई वो बात गई। अब आप जब अपनी सेकंड लाइफ में जाएंगे तो आप अपना ऑरा, अपनी सोच, अपना पर्सनैलिटी, अपना आउटलुक, अपना बिहेवियर किसी भी तरीके से, क्योंकि आप 35-36 साल में कम से कम ब्रिगेडियर तो बन ही जाते हैं, तो ब्रिगेडियर से कम समझना अपने आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली थिंग इज, जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, जो भी आप करें, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, थोड़ा सा उसमें रिसर्च जरूर कर लेना। आप में से कोई ऐसा है जो बिजनेस करना चाहता है, मतलब कोई अपना खुद का काम करना चाहता है, ऐसा है इनमें से कोई? नोबडी। सेम मेरे साथ था कि मेरे बैच में भी कोई ऐसा नहीं था कि जो कोई बिजनेस करना चाहता हो, राइट? तो अगर आप में से कोई करना नहीं चाहता तो इसका मतलब नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी अपनी शौक की बात है या अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात है। लेकिन आप जो भी करें, ये आप तय मान ले, ये मतलब ये प्रण कर ले अपने आप से कि 1 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे, 1 साल बाद आपकी जो आपके बैंक में पेंशन है, एक सक्सेसफुल अगर आप होना चाहते हैं, जो आपकी 1 साल बाद, रिटायरमेंट के 1 साल बाद जो आपकी बैंक में आपकी पेंशन आएगी, आप अपने आप को उस काबिल बना ले कि उसको यूज ना करना पड़े। जो आपकी पेंशन आपको बैंक में मिलेगी 1 साल के बाद आपके रिटायरमेंट के, क्योंकि पहले तो स्ट्रगल में टाइम लगता है, आपको वो यूज ना करना पड़े। अगर आप उस स्थिति में पहुंच गए कि आपको आपकी पेंशन को टच नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तभी तो वो यूज नहीं करेंगे, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो गए। तो एक ये गुरु मंत्र छोटे भाई का, बड़े भाई का, जो भी मान ले, ये टारगेट रखे कि मुझे 1 साल के बाद अपनी पेंशन को टच नहीं करना है। जो मेरी उसके बाद कमाई होगी मुझे उसी को यूज करना है, चाहे कितने भी खर्चे हो या कैसे भी हो। वो आपको अपनी अपनी सबकी पर्सनल स्थिति सबको मालूम है, वो मुझे नहीं मालूम। अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। अभी हमने पूछा कि यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के कितने लोग हैं। नेवी के यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं, तीसरा मैं हूं। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद नेवी वालों को इस कोर्स की जरूरत ही नहीं थी, या उन्होंने अपने आप को पहले से वेल इक्विप्ड कर रखा है सर्विस छोड़ने से पहले कि कहां जाना है। इस कोर्स पे या इस तरह के कोर्स पे ज्यादा डिपेंड नहीं थे। ये आज से नहीं है, ये किसी भी बैच में आप उठा के देख लो कि नेवी वालों की, और वैसे संख्या में भी कम है, वो भी एक रीजन है। अगर आप कंपेयर करेंगे टोटल स्ट्रेंथ की आर्मी, नेवी और फोर्स की, तो नेवी की संख्या सबसे कम है, तो ये भी रीजन है। बट जनरली ये देखा गया है या एयरफोर्स और आर्मी वाले, नेवी वाले की थोड़ा सा वेल इक्विप्ड हो जाते हैं और आर्मी वाले थोड़ा सा स्ट्रेट चलते हैं। तो इस ट्रेडिशन को या इस मिथ्या को आप इस बैच से तोड़ दो। बिलीव मी, अगर आप वेल इक्विप्ड होकर बाहर जाएंगे, कुछ थोड़ा सा आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस कर लेंगे आज के समय के अनुसार, तो आप भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज नेवी और आर्मी, एयरफोर्स वाले के पास भी नहीं, वो आपके पास है। जो आपका डेडिकेशन है, जो आपकी ईमानदारी है, जो आपकी मेहनत है, वो शायद नेवी और एयरफोर्स वाले के पास भी नहीं है। तो आपके पास वो चीज है, लेकिन लेक ऑफ पोस्टिंग लगा लो या लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल या व्हाटएवर जो भी लगा लो, या नई नई चीजों का जानने का, क्योंकि वो मौका ही नहीं मिलता। तो उस वजह से थोड़ा सा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप में से कोई भी सिक्योरिटी पोस्ट के लिए ना जाए, सिक्योरिटी जॉब के लिए ना जाए। नहीं तो क्या होता है, कुछ नहीं तो चलो सिक्योरिटी, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिक्योरिटी में चलते हैं उपनल के थ्रू, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ये बहुत सारी ऐसी जगह है कि चल कुछ नहीं होगा तो सिक्योरिटी जॉब में चले जाएंगे। इसको तोड़ना है, अभी बहुत हो गया। ऊपर वाले भी ये सोचते हैं कि ये सिर्फ इसी के लिए है। बाहर बिलीव मी, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, आप लोगों को, हम लोगों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा जाता है कि ये उत्तराखंड का है तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा लालच देके या थोड़ा सा वो देके अपने इर्द गिर्द रखें। इसको तोड़ना है अभी। अपने आप को आज की कंपटीशन के हिसाब से प्रिपेयर करके आप कुछ ऐसे कोर्सेज करके आप मेन स्ट्रीम में आओ। अभी आप गवर्नमेंट के चक्कर काटने का बहुत हो गया, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, छोटी छोटी चीजों से बाहर आने का मेरे ख्याल से मेरा सजेशन है आपको। बाकी चॉइस इज योर्स। थोड़ा सा ये
अपने आपको रखना पड़ेगा। आपके बच्चे जो वेल क्वालिफाई होंगे अपने अपने डिफरेंट जो भी वो कर रहे होंगे, उनके साथ बैठ के बात करके क्या कर सकते हैं थोड़ा आप देखो। और जॉब करो तो अच्छी करो जॉब। गवर्नमेंट सेक्टर में एक्स सर्विसमैन के बहुत सारे कोटे रहते हैं, चाहे वो बैंक में हो या बहुत सारी जगह है, उसकी प्रिपरेशन करो आप। बट थोड़ा सा दायरा मेरे ख्याल से बढ़ाने का टाइम आ गया है। और अपना काम करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ आता है, आपको कुछ लगता है कि आपके एरिया में या आपके जहां भी आप रह रहे हैं या आसपास, तो अपना खुद का काम करने में भी कोई बुराई नहीं है। बजाय मैं फिर भी मतलब मैं आज की डेट में सोचता हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे ये सब नहीं करता तो मैं 150 लोगों को जॉब कहाँ दे पाता। तो 150 लोगों का परिवार आज एकेडमी की वजह से चल रहा है, तो मतलब मैं जॉब देने वाला हुआ हूँ। नहीं तो मैं भी सोचता रहता तो शायद लगा रहता है ऐसे करके। मेरा आपको यही सजेशन है। हेल्थ का आपको थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है अभी, क्योंकि अब आपका एनुअल मेडिकल नहीं होगा, वो तो डंडे के जोर से होता ही है ना, तो करना ही पड़ता है आपको। अब आपको गवर्नमेंट नहीं कराएगी, आपको खुद ही देखना है। तो इसलिए अगर आपकी हेल्थ ठीक रही तो ही आप कोई और काम कर सकते हो। अगर आप लग गए रिटायरमेंट के बाद कैंटीन के चक्कर में, रोजरी के चक्कर में, दूसरे चक्करों में, तो बस डाउन होता चला जाएगा। फिजिकली भी डाउन हो जाओगे और मेंटली भी डाउन हो जाओगे। एक सिस्टमेटिकली मेरे ख्याल से एक रूटीन बना के आप सेकंड लाइफ में जाओ और 1 साल आप ट्राई करके देखो। जो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 100% आपको फायदा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने अपनी लाइफ में, मेरी 22 साल की रिटायरमेंट की एज है, मैंने वो 1 साल भी अपने आप से, जो शुरू का वो 1 साल था, उसमें भी अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको अपनी पेंशन को टच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा था। और वैसे ऐसा कोई बताने वाला था नहीं, लेकिन ये दिमाग में मेरे खुद ही आया था कि मैं अपनी पेंशन को टच नहीं करूंगा अनटिल अनलेस सड़क पे ना जाऊं तब तक। मतलब लास्ट कोई ऑप्शन नहीं होगा, तभी मैं अपनी पेंशन को टच करूंगा, अगर मैं टच नहीं करूंगा। तो डिटर्मिनेशन लगा लो या भगवान का आशीर्वाद लगा लो या जो भी कॉन्सेप्ट का लगा लो, तो मैंने आज भी अपनी पेंशन का 1 रुपया टच नहीं किया। और मुझे जो पेंशन मिलती है लगभग 32-33 हजार रुपए मेरी पेंशन है। आपकी तो काफी होगी अभी शायद, पता नहीं। तो ये साल में लगभग 4, 4.5 लाख रुपए बनते हैं। ये सारे के सारे मेरे स्टाफ सामने हैं। ये सारे के सारे जितने भी मेरे पेंशन के पूरे साल में अमाउंट रहता है, वो कहीं ना कहीं डोनेट हो जाता है किसी जरूरतमंद को, किसी बच्चे को, किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनको जरूरत है, वो पूरा का पूरा पैसा वो डोनेट हो जाता है। मैंने आज तक अपनी पेंशन का 1 रुपया अपने ऊपर नहीं खर्च किया। तो इस चीज का मुझे, और ये फिर और मोटिवेट करता है, ये चीज और मोटिवेट करती है कि शायद मैं सही रास्ते पे चला और मैं ये कर पा रहा हूं। तो जिस दिन मैं अपनी पेंशन का यूज करने लगूंगा, फिर मैं अपने आप को समझूंगा कि कहानी खत्म, वो मोटिवेशन या वो जो कुछ करने का जज्बा था वो खत्म। तो प्रयास यही है कि जब तक अंतिम सांस है, जब तक लास्ट डे है मेरा इस अर्थ पे, अपनी पेंशन को टच ना करूं। ये मेरा प्रयास रहेगा। ऐसा ही कुछ आप मानो, आप बनाओ अपना टारगेट कि 1 साल के बाद टच ना करना पड़े, तो अपना आज से ही वो प्रयास शुरू कर दो। मेरा आपको यही सजेशन। बाकी बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली से दूर रहे होते हैं अपने पोस्टिंग के टाइम पे, वो टाइम हम दे नहीं पाते। अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो टाइम देने का टाइम आ गया है, तो उसको वो टाइम दीजिए। शाम की जो गॉसिप्स होती है, एक जैसे पहले चौपाल लगती थी ना, आजकल तो शायद उतना नहीं रहा, लेकिन आजकल उससे ज्यादा खतरनाक चीज हो गई है व्हाट्सएप। आपके मोबाइल फोन पे सभी के व्हाट्सएप होगा, तो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहना है। और जो आजकल का सोशल मीडिया का टाइम है, रील्स है, ये है, इससे थोड़ा सा दूर रहेगा। नहीं तो आपका टाइम कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आपको वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सडनली आप एक टफ रूटीन से, एक पूरे बिजी शेड्यूल से आप एक इजी शेड्यूल में आ जाएंगे, तो टाइम कैसे पास होगा? या तो शाम को दोस्तों में से मिलना शुरू हो जाएगा या इसमें लगे रहेंगे। तो थोड़ा सा 1 साल इससे भी दूर रहना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेरे ख्याल से, आप अगर आप माने, मतलब आपको समझाए तो। और जिसको रीडिंग की हैबिट नहीं है, मैं इस स्पेसिफिकली मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे रीडिंग की बहुत हैबिट थी, पढ़ने की। रिटायरमेंट मतलब नेवी ज्वाइन करने से पहले मैं आई वॉज नॉट वेरी फॉर्चुनेट, आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज जस्ट 5 ईयर ओल्ड। और बहुत सारी परिस्थिति ऐसी रही, मुझे बचपन से ही खुद काम करना पड़ा, जॉब करनी पड़ी। मैंने एक कॉमिक्स की शॉप चलाता था, तो इसकी पूरी वीडियो भी है, मैं कभी आपको भेजूंगा मेरी इसके बारे में। तो उस वजह से मुझे रीडिंग की हैबिट पड़ गई, और जो बाद में मैंने उनको मोटिवेशनल बुक्स या जो इंस्पिरेशनल बुक्स है उसमें चेंज किया, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। जैसे जीवनी होती है बड़े बड़े लोगों की, उसको पढ़ने से काफी फायदा हुआ। और एक कंसंट्रेशन बनाने से काफी मुझे उसको फायदा हुआ कि एक जगह बैठ के कितना देर तक हम पढ़ सकते हैं। जनरली आज तो खैर अगर आप ट्रेन में जाएं या कहीं भी जाए तो मोबाइल पे लगे रहते, उस टाइम पे सब नहीं था, तो लोग बुक्स पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे।
ऐसे ही चलता था। तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से आज की डेट में भी वो ज्यादा यूजफुल है, बजाय हम इस पे लगे रहे हैं। तो शुरू में आप कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी को हैबिट नहीं है तो कुछ अच्छी बुक्स मार्केट से लेके जो लोगों की जीवनी हो, बायोग्राफी हो, जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, मोटिवेशन मिलेगा, और एक कंसंट्रेशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन बनेगा आपका। वो आपके आने वाले जॉब इंटरव्यू हो, कोई भी हो जो आप देना जाने वाले हैं, उसमें काम आएगा, या कुछ काम करने वाले हैं उसमें काम आएगा। तो ये थोड़ा सा 1 साल आप ट्राई कीजिए, आपको फायदा होगा। बाकी यही छोटी सी मेरी कहानी थी आज, क्योंकि सेम आप लोग रिटायरमेंट लेने वाले, तो वो अपने उस दौर में मैं पहुंच गया था जो जैसे आप बैठे, मैं भी कभी ऐसे कहीं बैठा था, बहुत सारे सवाल माइंड में उफान मार रहे थे, पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं चाहता हूँ आप सबके साथ भी क्या डिसीजन है ना करके क्या डिसीजन है ऐसा है। बात एक ही है, लेकिन कहने के तरीके अलग हो जाते हैं, तो वो आए आपके साथ। यही है मेरी छोटी सी कहानी। मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपको कहना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, मेरी बिरादरी के लोगों से मिलने का मौका दिया, उस एहसास को फिर से जीने का मौका दिया जो मैं 22 साल पहले जब मैं आपकी जैसे था, उसको फिर से फील करने का मौका दिया। ऐसे चेहरे को, डाउटफुल वाले चेहरे, क्या होगा, वो जो देख रहा हूँ मैं चारों तरफ, वो जो हमारे टाइम में था, उनको देखने का, उनको एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। सबके माइंड में क्या क्या चीजें चल रही होंगी वो मैं बहुत इजी फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ जो आपके माइंड में आज चल रहे हैं, उसको एहसास करने का मौका दिया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस संस्था को। और दोस्तों, मेरी एकेडमी साइंस ज़रा रोड पे है, इसमें 12th के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी, और इवन स्कूलिंग, अगर आप में से आपके कोई बच्चे, छोटे बच्चे हों, जस्ट लाइक RMC मिलिट्री सैनिक स्कूल मेरा एक स्कूल है जिसमें CBSE का कुरिकुलम चलता है, रेजिडेंशियल स्कूल है वो, या कोई 12th के बाद आना चाहे डिफेंस के लिए, या कोई ग्रेजुएशन के बाद आपके बच्चे आना चाहे डिफेंस के लिए या मर्चेंट नेवी के लिए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप में से कोई आता है, अगर मैं आपके जरा सा भी कुछ काम आ सकूं, तो मैं अपने आप को आज की मीटिंग का ये समझूंगा कि सार्थक हो गई, आपसे मिलना सार्थक हो गया। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने का मुझे आदत नहीं है, ना मुझे ज्ञान है। जितना मेरे पास छोटी सी मेरी एक्सपीरियंस के बेस पे नॉलेज थी, मैंने आपके साथ शेयर की है। कोशिश की है कि थोड़ा सा आप समझे उस चीजों को। और लास्ट में, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिविल वर्ल्ड में आप प्रवेश करने वाला हो, बिल्कुल, वैसे तो फौजी वैसे नहीं डरता, लेकिन वैसे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बेहिचक प्रवेश कीजिए, बस अपने आप को वेल इक्विप्ड करके, और आने वाला जो आपका टाइम है उसको एकदम से चेंज कर सकते हैं। और फिर आपके साथ, आज मेरे साथ 2 चीजें चलती हैं। मेरी नेवी की रिस्पेक्ट, जो मैंने नेवी में अपना टाइम गुजारा, और उसके बाद जो DDA का जो एक ऑरा है, वो मेरे साथ चलता है। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो रिकॉग्निशन अपने आप मिलती है, क्योंकि शायद कुछ किया है इस वजह से, नेवी की वजह से भी और सिविल लाइफ की वजह से, जो मैंने 22 साल निकाले। लास्ट में, हमारे कैसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, हम अगर आज इस मुकाम पे हैं तो उसकी वजह से, इसको कभी मत भूलिए। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमने अपने टाइम पे कई बार गालियां भी दी होंगी या बहुत सारी यार क्या है, लेकिन बिलीव मी, क्योंकि मैं आज भी अगर ये मानता हूं, अगर मैं आज की डेट में अगर कुछ बन पाया, कुछ कर पाया, तो ये बिकॉज ऑफ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने मुझे एक छोटी सी फाइल को रखने के तरीके से एक बड़े शिप को मैनेज, बड़े सबमरीन को मैनेज करने का तरीका सिखाया है। ये हमारी जॉब प्रोफाइल ही ऐसा रहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अनरिजर्व कंपार्टमेंट में अखबार बिछा के भी आ सकते हैं, सो के आराम से, हम बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं। वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है, हम वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रोफाइल ऐसी रही है जॉब। तो अपने जो भी आपने हमने सर्विस की है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसका ऋण हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको हमेशा यहाँ लेके चलना है, यही कहूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। और आपको सेकेंड इनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for accepting our invitation, and really you mesmerized the audience. Now the session is open for the question answer round. आप में से किसी के मन में कोई भी अगर सवाल हो, आप प्लीज संदीप सर से पूछ सकते हैं। जी। तो मेरा नाम विकास छेत्री है सर, विकास छेत्री, I'm from Indian Air Force। मेरा सर क्वेश्चन है, आपने एक बीच में एक बात बोली थी कि आप में से कितने लोग हैं आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और मोस्ट प्रोबेबली किसी ने भी हाथ नहीं उठाया गया। मुझे ऐसा लगता है अपने मन में, यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के दिमाग में कोई आइडिया ना हो, कोई शायद आइडिया होगा, लेकिन होता है एग्जीक्यूट करने का तरीका ना पता हो। इस वजह से हम जब बिजनेस सोचते हैं, तो बैक में क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ नॉट, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बिजनेस आपकी लाइफ में आपने बोला कि मैंने अपने रिटायरमेंट तक मैंने लगा दिए, व्हाट इफ नॉट, अगर आपने भी सोचा था क्या, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है।
ऑब्वियसली ये माइंड में आना लाजमी है कि जब आप अपने यूनिफॉर्म को हैंग कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या। देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, जो आपने मुझसे पूछा अगर ये नहीं होता तो क्या होता। मेरी ट्रेड का जो मैं इंडियन नेवी में जो मेरी ट्रेड थी उसका एक्सपीरियंस तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता था। मैंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शिपिंग के लिए गेन कर ली थी, जैसे आप एविएशन के लिए कुछ जो भी आप करना चाहे तो आप वो शायद गेन कर ले, तो आपके पास ऑलवेज एक एक्स सर्विसमैन कोटे का एक एडवांटेज है। और क्योंकि मैंने ऐसा नहीं था कि अंधे की तरह मैं कूद गया, रिस्क जरूर लिया मैंने, लेकिन एक टाइम फ्रेम उसका ऑफ कोर्स मैंने भी बनाया कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं 3-4 साल 5 साल 10 साल तक लगा रहा हूँ, तब भी नहीं हुआ तो फिर तो पागल बनती है ना, ये फिर तो बेवकूफी है। बेवकूफी और समझदारी में छोटी सी एक लाइन होती है बस। ऑफ कोर्स एक टाइम फ्रेम आपको देना है कि 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, तो सेकंड प्लान बी क्या है। तो मेरा फिर प्लान बी था मर्चेंट नेवी, तो मैंने उसकी रिक्वायर्ड कोर्स कर लिए थे। इनको मालूम होगा नेवी वालों को कि उसके क्या रिक्वायर्ड कोर्स है, वो मैंने कर लिए थे बिफोर लाइक नेवी छोड़ने से पहले। बस ये था कि 3 साल का 4 साल का गैप हो जाता तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता कोर्स, दैट्स ऑल। तो वो मैं करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेता। सर ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है आपको ICM। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.